एयरबेस हमले के बाद व्लादिमीर पुतिन का बदला शुरू हो गया यूक्रेन के खिलाफ। यूक्रेन के चासिव यार में भीषण बमबारी की खबर आ रही है। शहर के 20 किलोमीटर दायरे के इलाके में रूस की बमबारी, बड़ी संख्या में नागरिकों की मौत की आशंका है। तो इस तरह से रूस के अंदर रूस के 4 एयरबेस पर इतिहास का सबसे बड़ा विमान विध्वंस हो गया। 5 अप्रैल की सुबह यूक्रेन ने 1 घंटे के भीतर ही 19 विमानों को भस्म कर दिया। सिर्फ विमान ही नहीं जलाए गए बल्कि रूस के रडार स्टेशन और एयर डिफेंस सिस्टम को भी खत्म कर दिया गया। सवाल यह है कि आखिर यूक्रेन इतना बड़ा हमला करने में कामयाब कैसे हो गया? दुनिया के सबसे घातक सुरक्षा कवच को कैसे ध्वस्त कर दिया यूक्रेन ने? इसको लेकर टीम 9 भारतवर्ष बहुत बड़ी और एक्सक्लूसिव पड़ताल करने जा रहा है। आप देखिए रिपोर्ट। सुबह 3:03 पर पहला विमान जल गया। सुबह 3:07 पर दूसरा लड़ाकू विमान तबाह हो गया। सुबह 3:13 पर तीसरा एयरक्राफ्ट भस्म हो गया। सुबह 3:19 पर चौथा फाइटर जेट आग का गोला बन गया। सुबह 3:22 पर 5वें लड़ाकू विमान का दहन हो गया। सुबह 3:28 पर छठा फाइटर प्लेन जल गया। सुबह 3:31 पर 7वां लड़ाकू विमान तबाह हो गया। सुबह 3:33 पर 8वां फाइटर जेट भस्म हो गया। सुबह 3:37 पर 9वां एयरक्राफ्ट तहस नहस हो गया। सुबह 3:39 पर 10वां फाइटर प्लेन ध्वस्त हो गया। सुबह 3:42 पर 11वां लड़ाकू विमान जल गया। सुबह 3:44 पर 12वां फाइटर जेट तबाह हो गया। सुबह 3:47 पर 13वां एयरक्राफ्ट आग का गोला बन गया। सुबह 3:50 पर 14वें लड़ाकू विमान का दहन हो गया। सुबह 3:51 पर 15वां फाइटर प्लेन नष्ट हो गया। सुबह 3:53 पर 16वां फाइटर जेट भस्म हो गया। सुबह 3:55 पर 17वां विमान मलबा बन गया। सुबह 3:58 पर 18वां फाइटर जेट ध्वस्त हो गया। सुबह 4 बजे 19वां लड़ाकू एयरक्राफ्ट जल गया। और इस तरह 60 मिनट के अंदर यानी 1 घंटे में रूस के अंदर इतिहास का सबसे बड़ा विमान विनाश हो गया। यूक्रेनी ड्रोन सेना ने 1-2 नहीं बल्कि रूस के 19 लड़ाकू विमानों को तबाह कर दिया। 5 अप्रैल 2024 सुबह 3 बजे का वक्त था। रूस के लोग गहरी नींद में सो रहे थे। इसी दौरान रूस के 4 शहरों में 4 रूसी एयरबेस पर यूक्रेन ने 100 से ज्यादा ड्रोन दाग दिए। सुबह सुबह यूक्रेनी फोर्स ने रूस के 4 एयरबेस पर कुछ इस तरह से विस्फोट किए। एक के बाद एक दर्जनों धमाकों से रूस के 4 एयरबेस आग की लपटों में घिर गए।
यूक्रेनी फोर्स ने यह हमला रोस्तोव के बोरोजोवस्क, सारातोव के एंगल्स, क्रास्नोदर के येयस्क और कुर्स्क एयरबेस पर किया। यूक्रेन का ड्रोन हमला न सिर्फ सफल रहा बल्कि चारों एयरबेस पर रूस के 19 लड़ाकू विमानों का दहन हो गया। यूक्रेन ने रूस के जिन 19 विमानों का संहार किया है उनमें रूस के 3 एटमी बॉम्बर भी शामिल हैं। यूक्रेन ने एयरबेस के हैंगर पर बने ऑयल डिपो को भी टारगेट किया। यहां भी ड्रोन धमाका हुआ। धमाके के बाद एयरबेस के ऑयल डिपो जलकर राख हो गए। यूक्रेन ने सुबह सुबह ऑपरेशन एयरबेस को अंजाम दिया तो रूस में आपातकाल लग गया। आपातकाल इसलिए लग गया क्योंकि यूक्रेन ने रूस में इतिहास का सबसे बड़ा हमला कर दिया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एक दिन के अंदर 13 विमान दहन हुए थे, लेकिन यूक्रेन ने एक दिन नहीं बल्कि 1 घंटे के अंदर ही रूस के 19 विमानों का संहार कर दिया। विश्व के सबसे बड़े हमले के बाद ही दुनिया पर परमाणु महायुद्ध का ग्लोबल संकट मंडराने लगा है। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि रूस में इतना बड़ा विमान विनाश कैसे हुआ? यूक्रेन ने इस हमले को कैसे अंजाम दिया? यूक्रेन के हमले का तरीका बेहद अनोखा है। यूक्रेन ने यह हमला 3 चरण में किया। आप इसको समझिए। पहले चरण के तहत यूक्रेनी सेना ने 4 एयरबेस पर हमले से पहले एयरबेस के आसपास मौजूद 11 रडार स्टेशंस को टारगेट पर लिया। 72 घंटे के भीतर ड्रोन से धावा बोलकर रूस के 11 रडार स्टेशन को तबाह कर दिया। इसके बाद शुरू हुआ हमले का दूसरा चरण। चारों एयरबेस के पास रूस ने कई एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर रखा है। यूक्रेन ने इनमें से 6 एयर डिफेंस सिस्टम को जलाकर राख कर दिया। यूक्रेनी हमले में 3 पंतशीर, 2 S-200 और 1 S-400 तबाह हो गए। इसके बाद शुरू हुआ हमले का तीसरा और आखिरी फेज। यूक्रेनी फोर्स ने जिस वक्त रूस के 4 एयरबेस पर 100 ड्रोन दागे, ठीक उसी वक्त एयरबेस के पास बाकी बचे एयर डिफेंस पर भी करीब 100 ड्रोन फायर कर दिए गए। इसका अंजाम यह हुआ कि रूसी एयर डिफेंस सिस्टम खुद को बचाने में उलझ गए और इस तरह से रूस के 4 एयरबेस पर यूक्रेन का सबसे बड़ा विमान विध्वंस सफल हो गया। यूक्रेन के आघात से रूसी सेना को अब तक का सबसे बड़ा घाव पहुंचा है। रोस्तोव के बोरोजोवस्क एयरबेस पर रूस के 14 Su-34 लड़ाकू विमान तबाह हो गए। एक Su-34 की कीमत 333 करोड़ रुपए होती है। इस लिहाज से यहां रूस को 4,462 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। सारातोव के एंगल्स एयरबेस पर 3 Tu-95 बॉम्बर भस्म हो गए। एक Tu-95 बॉम्बर की कीमत 6,139 करोड़ रुपए होती है, यानी एंगल्स बेस पर रूस को 18,417 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। क्रास्नोदर के येयस्क एयरबेस पर Su-25 लड़ाकू विमान जल गए। एक Su-25 एयरक्राफ्ट की कीमत 130 करोड़ रुपए होती है। इसका मतलब यह हुआ कि येयस्क एयरबेस पर रूस को 390 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 3 एयरबेस पर 19 विमानों का दहन हुआ है। इस लिहाज से रूस के 23,469 करोड़ रुपए के विमान जल गए। कुर्स्क एयरबेस पर रूसी सेना को कितनी बड़ी चोट पहुंची है, इसका आंकड़ा अब तक सामने नहीं आ सका है। नुकसान का यह आंकड़ा सिर्फ विमानों का है। यूक्रेन ने रूस के 6 एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर दिया। यूक्रेन ने रूस के 3 पंजशीर एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया। एक पंजशीर एयर डिफेंस सिस्टम की कीमत 125 करोड़ रुपए होती है। इस लिहाज से रूस के 375 करोड़ रुपए के पंजशीर जल गए। हमले में रूस के 2 S-200 एयर डिफेंस सिस्टम भी जल गए।
एक S-200 की कीमत 166 करोड़ रुपए होती है, यानी रूस के 332 करोड़ रुपए के S-200 तबाह हो गए। रूस का एक S-400 भी भस्म हो गया। एक S-400 की कीमत 6,663 करोड़ रुपए होती है। मतलब ये कि रूस के 7,370 करोड़ रुपए के एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गए। 23,469 करोड़ रुपए के विमान और 7,370 करोड़ रुपए के एयर डिफेंस सिस्टम को जोड़ दिया जाए तो नुकसान का आंकड़ा 30,839 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। यूक्रेन के हमले में सिर्फ रूस के फाइटर जेट ही तबाह नहीं हुए हैं, बल्कि बड़ी तादाद में रूसी एयरफोर्स के अधिकारी और कर्मचारी भी मारे गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक रोस्तोव के मोरोजोवस्क एयरबेस पर यूक्रेनी हमले में 20 लोगों की मौत हो गई। सारातोव के एंगल्स एयरबेस पर 7 लोगों की जान चली गई। क्रास्नोदर के येयस्क में 11 लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट है। यानी 3 एयरबेस पर रूसी एयरफोर्स के कुल 38 अधिकारी और कर्मचारी मारे गए। यूक्रेन के इस हमले से रूस इतने गुस्से में है कि परमाणु विनाश का बटन दबा सकता है। इस हमले के बाद दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस में इतनी तबाही अकेले यूक्रेन नहीं कर सकता। ऐसे में रूस ने नाटो को फिर से चेतावनी दी है कि हमले का गंभीर परिणाम नाटो देशों को भी भुगतना पड़ेगा। रूस का दावा है कि जितने विध्वंसक हथियारों से हमले किए गए वो यूक्रेन नहीं बना सकता। अब सवाल ये उठता है कि यूक्रेन के पास ये हथियार कैसे आए? क्या इसे नाटो ने सीक्रेटली भेजा या फिर खुद नाटो इंजीनियर्स ने यूक्रेन में उनको तैयार किया? आखिर क्या है पूरा सच और कौन से वो तबाही मचाने वाले हथियार हैं? इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप जानिए। तरकीब कोई भी हो, बस रूस तबाह होना चाहिए। अब नेटो का यही मंसूबा है। कोल्ड वॉर में रूस खंड खंड कर दिया गया। अब नेटो रूस का संपूर्ण विनाश चाहता है और इसके लिए उसने यूक्रेन को हथियार बनाया है। यानी नाम यूक्रेन का और काम नेटो का। बिना नाटो के यूक्रेन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए रूस में इतने बड़े हमले करना अकेले यूक्रेन के बस की बात नहीं। रूस में घुसकर हमले करना, सैन्य ठिकानों पर भारी तबाही मचाने से इस बात का अंदेशा बढ़ गया है कि यूक्रेन को नेटो से विध्वंसक हथियार मिल चुके हैं। ये अलग बात है, नेटो इसका खुलासा नहीं करना चाहता और ना ही ज़ेलेंस्की इस बारे में कुछ बोल रहे हैं, क्योंकि अगर इससे मान लिया जाता है तो रूस को नेटो देशों पर हमला करने का मौका मिल जाएगा। रूसी एयरबेस पर 19 फाइटर जेट भस्म हो गए। जिन हथियारों से रूस में यूक्रेन ने तबाही मचाई है उसमें 2 तरह के वेपन हैं, लॉन्ग रेंज ड्रोन और स्पेशल फाइटर जेट, जो नेटो देशों से यूक्रेन को मिले। ये ऑपरेशन को अंजाम देकर सुरक्षित लौट भी आए। हालांकि रूसी सैन्य ठिकानों और ऑयल संयंत्रों पर हमले के बारे में पेंटागन ने किसी तरह की जानकारी होने से इनकार किया है। अब रूस पलटवार कर रहा है, यूक्रेन से बदला लेने के लिए बेचैन है। इस बीच जर्मन न्यूज़पेपर बिल्ड के दावे ने क्रेमलिन की नींद उड़ा दी। बिल्ड का दावा है कि यूक्रेन को जल्द ही लॉन्ग रेंज ड्रोन की खेप मिलने वाली है, जो शॉर्ट रेंज मिसाइल की कमी को पूरा करेगा। ड्रोन की रेंज 2500 किलोमीटर बताई जा रही है, जो बेलगोरोद से लेकर आर्कटिक में मौजूद रूसी मिलिट्री बेस तक में तबाही मचा सकता है। इनकी खासियत है कि ये ड्रोन बम भी गिरा सकते हैं और शॉर्ट रेंज मिसाइल से भी हमले कर सकते हैं। इसके अलावा ये कामिकाज़ी अटैक भी करने में माहिर है। जर्मन पेपर बिल्ड ने यह भी दावा किया है कि इस साल यूक्रेन को 10 देशों से ड्रोन की खेप मिल चुकी है। यूक्रेन को लॉन्ग रेंज ड्रोन किस देश ने भेजे हैं इसकी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन भविष्य में इसकी कई खेप और आएंगी। जिनके दम पर रूस में कोहराम जारी रह सकता है। हालांकि खुद कीव ने भी एक ऐसा ड्रोन तैयार किया है जिसकी रेंज 3300 किलोमीटर बताई जा रही है।
जिसे नाम दिया है सुकोल 300, जिसका इस्तेमाल यूक्रेन ने पहली बार 2 अप्रैल को रूस के तातारिस्तान में हमले के लिए किया। कहा यह भी जा रहा है कि इस तरह के ड्रोन नेटो की तरफ से यूक्रेन पहुंचाए जा रहे हैं, जिन्हें बिना किसी प्रोडक्ट या ब्रांड नेम के यूक्रेन अलग अलग पार्ट में भेज रहा है। जिसे यूक्रेन सीक्रेटली असेंबल कर रहा है, जिसके बाद यूक्रेन ड्रोन को अपना नाम देकर रूस पर हमले कर रहा है, जिससे रूस को नेटो पर उंगली उठाने का मौका ना मिले। और चलिए अब बात करते हैं इजराइल और हमास के युद्ध की। गाजा में नरसंहार की नई वजह का खुलासा हुआ। इजराइल के इंटेलिजेंस की चीफ के खिताब के हवाले से दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने युद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया और इसकी वजह से इजराइल भीड़ के बीच टारगेट की पहचान कर सका और बमबारी की गई। दावा किया जा रहा है कि एआई की मदद से ही इजराइल ने गाजा में इतनी तेजी के साथ ऑपरेशन को अंजाम दिया और इतना बड़ा विध्वंस हुआ। देखिए आप। आधुनिक फाइटर जेट, घातक गाइडेड बम और सटीक प्रहार करने में माहिर पायलट्स। इजराइल की वायुसेना बेहद ताकतवर है। जमीन की जंग में भी इजराइल की आर्मी किसी से कम नहीं है, लेकिन घातक हथियार, सैनिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मेल ने गाजा युद्ध को और अधिक विध्वंसक बना दिया। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से इजराइल के सैनिक वो कर पा रहे हैं जिसे नामुमकिन माना जाता रहा है। खुलासा इजराइल के इंटेलिजेंस चीफ की किताब से हुआ है। 2021 में छपी किताब का नाम ह्यूमन मशीन टीम है। किताब में युद्ध में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया गया है। किताब तो पुरानी है, लेकिन चर्चा अब इसलिए हो रही है क्योंकि गाजा में एआई के इस्तेमाल के कई संकेत मिले। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 6 महीने से गाजा में इजराइल अपने दुश्मनों की जानकारी जुटाने और उसके आधार पर टारगेट को चुनने और हमला करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमकर इस्तेमाल कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल गैस्पल नाम के एआई का इस्तेमाल कर रहा है। इजराइल के पास लेवेंडर नाम का एआई प्रोग्राम भी है। एआई से एक दिन में 100 टारगेट की पहचान होती है। एआई की जानकारी के बाद सेना टारगेट पर हमला करती है। इजरायली इंटेलिजेंस चीफ की किताब के मुताबिक एआई एक साथ कई लोगों पर नजर रखता है। खासकर डेटा को खंगालने में एआई को बेहद कम समय लगता है। एआई से कैसे टारगेट की पहचान होती है, ये समझिए। एआई से आसानी से पता लग जाता है कि कौन बार बार अपनी लोकेशन बदल रहा है, कौन बार बार अपना फोन नंबर बदल रहा है, कौन संदिग्ध इलाकों में बार बार जा रहा है, किसकी ब्लैक लिस्टेड नंबर पर बात हो रही है। एआई के डेटा से टारगेट का सटीक लोकेशन मिलता है। लेकिन इजरायली सेना पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हमले का फैसला सेना के अफसर करते हैं। ऐसे में आम लोगों की मौत की वजह भी सेना के अफसर ही हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरस ने गाजा में बमबारी के लिए इजरायली सेना के एआई के इस्तेमाल करने की खबरों पर चिंता जताई है। माना जा रहा है कि एआई का इस्तेमाल विशेष रूप से घनी आबादी वाले इलाकों में लक्ष्यों की पहचान के लिए किया जा रहा है। माना जा रहा है कि इजराइल अगर एआई के इस्तेमाल के बिना हमास के खिलाफ ऑपरेशन चलाता तो आम लोगों की मौत का आंकड़ा इतना बड़ा नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और एक बार फिर से बात करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध की। खबर यह आ रही है कि अब यूक्रेन को
लॉन्ग रेंज ड्रोन की कई खेप मिलने वाली है, जिससे वो रूस के सैन्य ठिकानों पर और भारी तबाही मचा सकता है, जिसका दायरा आर्कटिक से लेकर बाल्टिक तक है। कोजल्स्क और 33 सैफो साइट पर लॉन्ग रेंज ड्रोन से यूक्रेन हमला कर सकता है। वहीं उझर और दोम बेरोवस्की भी निशाने पर है, जबकि कर्तले और एलिस्क मिलिट्री बेस भी हमले के निशाने पर हैं। इसके अलावा 3 नेवल बेस पर भी यूक्रेन के ड्रोन मिसाइल गिर सकते हैं, जिसमें पहला नाम है नेरपिकिया का। उसके बाद यागिल्न्या और रायबेकिया भी निशाने पर है। न्यूक्लियर बॉम्बर एयरबेस पर खड़े रूसी जहाजों को यूक्रेन ध्वस्त कर सकता है, जिसमें यूक्रेन का और एंगल्स एयरबेस नेटो के हिटलिस्ट में सबसे ऊपर है। रूस पर लगातार हमले हो रहे हैं। इसके पीछे नेटो है। इसका अंदेशा रूस को पहले से था। इसलिए हमले से बचने के लिए रूस ने एंगल्स एयरबेस समेत दूसरे एयरबेस पर फाइटर जेट को हमले से बचाने की अच्छी खासी प्लानिंग की थी। ये पिछले साल सितंबर की एंगल्स एयरबेस की तस्वीरें हैं, जिसमें साफ तौर पर Tu-160 और Tu-95 बॉम्बर खड़े दिख रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये इसी साल 21 मार्च की तस्वीरें हैं, जिसमें बॉम्बर साफ नहीं दिख रहे हैं, बल्कि सैटेलाइट इमेज धुंधली है। दरअसल रूस ने एयरबेस पर बॉम्बर को ड्रोन हमले से बचाने के लिए काले रंग से पेंट कर दिया। इसके अलावा प्लेन पर टायर भी लगा दिए। इससे यह समझ नहीं आ पाएगा कि कौन से प्लेन हैंगर में खड़े हैं, ये बॉम्बर हैं या फिर रिपेयर के लिए आए प्लेन। साथ ही अगर ड्रोन अटैक होता है तो हमले में कोई भारी नुकसान ना हो। यानी रूस समझ चुका था कि नेटो चोरी छिपे यूक्रेन को हथियार पहुंचाकर बड़ा हमला कर सकता है, और रूस का अंदेशा सही साबित भी हुआ। इसलिए रूस हमले में बड़ा नुकसान बचा पाया। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से एक विशेष प्लेन E-7A भेजे जाने का भी दावा है, जिसे रूस के Su-34 को खाक में मिलाने के लिए भेजा गया था, जिन्हें अक्टूबर-नवंबर में भेजा गया था, और 6 महीने के मिशन के बाद उन्हें वापस ऑस्ट्रेलिया बुला लिया गया। उन्हें जर्मनी में मौजूद नेटो बेस पर तैनात किया गया था। अगर गौर किया जाए तो पिछले 2 महीने में सबसे ज्यादा रूस के सुखोई पर हमले हुए हैं। यानी नेटो के अलावा ऑस्ट्रेलिया भी यूक्रेन का मददगार है। इसका सीधा मतलब है रूस को तबाह करने के लिए अमेरिका बड़े लेवल की तैयारी कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। काला सागर धधकने वाला है। पहली बार रूस और नेटो देश टकराने वाले हैं। क्रीमिया को लेकर जबरदस्त भिड़ंत हो सकती है। हालांकि नेटो इसे ब्लैक सी में युद्धाभ्यास बता रहा है, जबकि रूस ने उसे रोकने के लिए तैयारी इस स्तर पर की है जैसे बड़ा हमला होने वाला हो। अगर नेटो ने ड्रिल की आड़ में कोई बड़ा षड्यंत्र रचा तो रूस तबाही का जलजला ला देगा, जिससे काले सागर से महायुद्ध का उद्घोष हो सकता है। बाल्टिक का खौफ अब ब्लैक सी जा पहुंचा है। युद्ध का अंदेशा बढ़ने लगा है। एपिसेंटर काला सागर बनने जा रहा है।
उसकी वजह भी समझिए। ये पहली बार है जब काला सागर में नेटो और रूस की फौज आमने सामने है। यानी युद्ध की एक चिंगारी भड़क कर कभी भी शोला बन सकती है। हालात इतने संजीदा हैं कि रूस ने ब्लैक सी फ्लीट में ड्रोन को शामिल किया है। ब्लैक सी फ्लीट पर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की है। मिसाइल कैरियर भी ब्लैक सी में उतार दिया है। दूसरी तरफ रोमानिया की अगुवाई में नेटो ने युद्धाभ्यास शुरू किया है। अभी तक नेटो की डिफेंडर ड्रिल आर्कटिक बाल्टिक में हो रही थी, लेकिन अचानक से काला सागर में युद्धपोत पहुंचाकर नेटो ने रूस को चुनौती दे डाली। 21 अप्रैल तक यह ड्रिल चलेगी। तब तक रूसी युद्धपोत फ्रंट लाइन पर रहेंगे। अगर नेटो देशों ने रूस की समुद्री सीमा में घुसने की कोशिश की तो बारूदी जलजला आना तय है, क्योंकि रूस क्रीमिया को लेकर बेहद सतर्क है और यूक्रेन क्रीमिया पर किसी भी कीमत पर कब्जा करना चाहता है। रूस ने क्रीमिया की किलेबंदी करके उसके समुद्री इलाके में ब्लैक सी फ्लीट की तैनाती कर दी। उधर नेटो की ड्रिल में 12 देश शामिल हो रहे हैं। जिसमें 2200 से ज्यादा सैनिक, 135 नेवल यूनिट, 27 छोटे बड़े युद्धपोत गरजने को तैयार है। इस बीच यूक्रेन ने रूस की मिसाइल फ्लीट उतारने पर कहा है कि रूस की मिसाइल स्ट्राइक के बाद काला सागर में सबमरीन मिसाइल कैरियर उतारना उसके मंसूबे को बता रहा है। वो न सिर्फ समुद्री सीमा का उल्लंघन कर रहा है, बल्कि यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी भी कर रहा है। दरअसल यूक्रेन को डर इसलिए भी है कि रूस के युद्धपोत पर कैलिबर क्रूज मिसाइल तैनात है। एक बार में युद्धपोत से 50 मिसाइलें दागी जा सकती हैं। साथ ही रूसी बेड़े में न्यूक्लियर सबमरीन भी शामिल है। यानी नेटो को जवाब देने की पूरी तैयारी है और इस बार रूस आर पार की जंग करने का मंसूबा लेकर काला सागर में उतरा है। अगर किसी ने क्रीमिया पर हमले की कोशिश की तो पुतिन का रौद्र रूप देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इधर रमजान खत्म होने के साथ ही इजरायली सरजमी पर बारूदी कोहराम शुरू हो जाएगा, जो इजरायल के खात्मे तक जारी रहेगा। और जानते हैं, बारूदी इंतकाम की ये चेतावनी ईरान से सामने आई है। वो ये कि ईद से पहले हर हाल में इजरायल भस्म होगा, दुनिया के नक्शे से उसका वजूद मिट जाएगा। आखिर कैसे ईरान लेगा इजरायल की बलि, आप देखिए इस रिपोर्ट में। जल्द ईरान के बारूदी प्रतिशोध से इजरायल दहल सकता है। नेतन्याहू के मुल्क पर अब तक का सबसे भीषण हमला होने वाला है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ईरान ने हमले की तारीख और वक्त भी मुकर्रर कर दिया। जानते हैं इजरायल पर बारूदी पलटवार कब होगा, कब ईरान के विनाशक हथियार जलजला लाएंगे? तो वो तारीख है 10 अप्रैल। रमजान का आखिरी दिन 10 अप्रैल है और इसी तारीख को ईरान की तरफ से प्रचंड हमले की तैयारी पूरी हो चुकी है। मतलब ईद से पहले इजरायल में बारूदी खलबली मचनी तय है। और ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि ईरान के सुप्रीम जज ने किया।
इमाम खमनेई के इस बयान ने पूरे अरब वर्ल्ड में सनसनी मचा दी है, क्योंकि अगर ईरान इजराइल में आर पार की जंग हुई तो इसकी चपेट में अरब के तमाम मुल्क भी आ सकते हैं। लिहाजा अभी से अमेरिका ने ईरान से बैकडोर बातचीत शुरू कर दी है, ताकि इजराइल पर ईरानी हमले को रोका जा सके। अगर ईरान ने भी साफ कर दिया है कि इस बार इजराइल ईरान के बीच किसी ने दखलंदाजी की तो ईरान उसे भी टारगेट करने से नहीं चूकेगा। आशंका जताई जा रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के चलते ही अब तक अरब में जंग का आगाज नहीं हुआ है। हालांकि ईरान ने इजराइल पर अटैक की सारी तैयारियां पूरी कर ली। इसी को ध्यान में रखते हुए इजरायली सेना भी अलर्ट पर है। मसलन इजराइल ने जीपीएस नेविगेशन सिस्टम बंद कर दिया है ताकि गाइडेड मिसाइलों के हमलों को रोका जा सके। इजरायली डिफेंस ने सैनिकों की छुट्टियां भी रद्द कर दी हैं। इजराइल ने एयर डिफेंस कमांड को अलर्ट पर रखा है। कई शहरों में अंडरग्राउंड एंटी बॉम्ब शेल्टर तैयार किए हैं। इसके अलावा अमेरिका ने सीरिया में डिफेंस सिस्टम भेजे हैं। दरअसल ईरानी सेना की ताकत मिसाइलें और घातक ड्रोन है। ऐसे में इजराइल को आशंका है कि अपने विध्वंसक हथियारों से ईरान किसी भी वक्त इजराइल पर आसमानी प्रहार कर सकता है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट के बाकी देशों में मौजूद इजराइल और अमेरिका के ठिकानों को निशाना बना सकता है। ऐसे में इजराइल के साथ साथ अमेरिका भी अलर्ट मोड में है। मगर इस बार जो हालात बन रहे हैं वो इस बात का संकेत है कि अरब में ईद के मौके पर ईरान का बारूदी ट्रेलर देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। तो एक फ्रंट पर मिडिल ईस्ट धड़क रहा है, वहीं दूसरी तरफ रूस यूक्रेन युद्ध की बात की जाए तो सवाल ये उठा है कि क्या व्लादिमीर पुतिन युद्ध का नया फ्रंट खोलने जा रहे हैं? क्या ये फ्रंट अमेरिका और नेटो के खिलाफ होने जा रहा है? क्या आर्कटिक तीसरे विश्व युद्ध का एपिसेंटर बनने जा रहा है? ये सवाल उस वक्त उठ खड़े हुए जब आर्कटिक में रूस का न्यूक्लियर आइस ब्रेकर युद्ध का मैदान तैयार करने लगा। बर्फ को चीरता हुआ आगे बढ़ता, सेना के लिए युद्ध का मैदान तैयार करता, यह है पुतिन का न्यूक्लियर आइस ब्रेकर। रूस का न्यूक्लियर आइस ब्रेकर आर्कटिक पहुंच गया है। वो आर्कटिक में जमी बर्फ की मोटी और सफेद चादर को तोड़ रहा है। रूसी सेना के लिए युद्ध का मैदान तैयार कर रहा है। रूस के इस कदम के बाद अमेरिका के साथ साथ नेटो देश भी दहशत से भर गए हैं। असल में पुतिन नेटो के खिलाफ बहुत बड़ी जंग छेड़ने जा रहे हैं। ये तस्वीर यही ऐलान कर रही है। पुतिन और उनकी सेना आर्कटिक में युद्ध का नया फ्रंट खोलने जा रही है। इसीलिए पहले बर्फ की परतों को हटाया जा रहा है। बर्फ हटने के बाद पुतिन यहां अपनी सेना भेजेंगे। नेटो से युद्ध की स्थिति में रूस यहां से भी प्रहार करेगा। आर्कटिक में रूस की इस गतिविधि पर अमेरिका नजर बनाए हुए है। भविष्य में नेटो की तरफ से भी यहां बड़ी डिप्लॉयमेंट हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो आर्कटिक तीसरे विश्व युद्ध का एपिसेंटर बन सकता है।